हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में भी हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट में हमारा पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। हमारी फर्स्ट क्लास थी पास्ट सिंपल टेंस की, जो हमारी कंप्लीट हो गई कल। आज पढ़ेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि पार्ट नंबर 2। पास्ट टेंस की हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे। हम पास्ट सिंपल हमने कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में कहते हैं लगातार भूतकाल। लगातार भूतकाल, जिसमें काम कंटिन्यू होता रहता है। भूतकाल यानी भविष्य में जो काम लगातार होता रहा था, उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि भूत लगातार भूतकाल। ओके, आज हम ये पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले टेंस को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है पहचान, कि हम सर टेंस को पहचाने कैसे। बिना पहचान के हम टेंस को आगे हल नहीं, आगे कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक टेंस को पहचानोगे नहीं, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मेन वर्ब लगाओगे, ये कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है पहचान। तो सबसे पहले देखो इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वहां का पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ये शब्द ध्यान रखना है, रही थी, रहे थे, रहा था, इस प्रकार से शब्द आएंगे, वहां का पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। सेकेंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, क्रिया की सहायता करने वाला। तो देखो सहायक क्रिया, देखो हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। वाज वर, तो वाज का प्रयोग कहां होगा? वाज देखो, वाज का प्रयोग होगा एक वचन के लिए। इंग्लिश में बोले तो सिंगुलर एक वचन के लिए, जैसे ही, सी, इट, या कोई एक व्यक्ति का नाम, उसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। देखो वाज, ऐसा आराम से लिखा हुआ है, आराम से अच्छी तरह से देखना है कि वाज का प्रयोग सिंगुलर एक वचन के लिए करेंगे। जैसे एग्जांपल ही, सी, इट, या एक व्यक्ति का नाम जैसे राम। सेकंड देखो वर्ग, वर्ग का प्रयोग है वो प्लूरल के लिए करेंगे, बहुवचन के लिए। जैसे एग्जांपल वी, यानी हम सब आ गए बहुवचन में, दे, वे सब। इस प्रकार से वर्ग का प्रयोग प्लूरल के लिए, वर्ड्स का प्रयोग सिंगुलर के लिए। इन दो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, दोनों का प्रयोग मैंने अच्छी तरीके से बता दिया। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर्ब। नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट है वो है मेन वर्ब। हिंदी में से कहते हैं क्रिया, किसी भी काम को करना या किसी काम को किया जाना, ये आपकी क्रिया होती है। तो देखो इसमें जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। हमने पढ़ा था इससे पहले कुछ कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था। उसमें भी यही मेन वर्ब की प्रयोग की जा रही थी, मतलब कि सेम की सेम यही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहे थे हम। उस टेंस में भी यही लगा रहे थे, और इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी ये लगाएंगे। जहां पर आपको कंटिन्यूस का नाम दिखाई देगा वहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी साथ में लगेगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगेगा। तो तीन बातें थी इसमें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पहचान हमने देख ली, हेल्पिंग दो थी, वॉज वर, वाज का प्रयोग सिंगुलर, वर का प्रयोग प्लूरल। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात थी तो मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब इसके आगे देखो हम जो देखेंगे वो देखेंगे सेंटेंस। चार सेंटेंस होते हैं प्रत्येक टेंस के, चार में से फर्स्ट है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। चारों को देखते हैं फॉर्मूले के आधार पर किस प्रकार से वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है उन चारों के आधार पर। तो देखो हमारा सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आपने पहचान देख ली, रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखो सबसे पहले है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में सकारात्मक वाक्य। देखो एक बार अगर आपको किसी भी टेंस का फॉर्म, सकारात्मक वाक्य फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो फॉर्मूला किसी भी सेंटेंस का आप फॉर्मूला भी पकड़ लोगे तो हर एक सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखो सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? दो है, वॉज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये फॉर्मूला, जब आपको ये फॉर्मूला फिक्स याद है तो आप कैसा भी चाहे सेंटेंस क्यों ना हो उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो। इसको समझना जरूरी, इसको जो समझ गया वो मतलब कि टेंस सीख चुका है। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करने की कोशिश जरूर करना, कष्ट करना से मान लो आप। तो देखो सबसे एग्जांपल देखते हैं। अरे आपको लाइक करने में ज्यादा जोर नहीं आता, एक बटन तो क्लिक करना पड़ता है, तो लाइक कर दिया करो। राधिका, राधिका खाना पका रही थी। ये लो, राधिका खाना पका रही थी। लास्ट में देखो रही थी आ गया। ये पहचान हमने देखा है कि जहां पर ये पहचान आएगी वहां का पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। देख लिया। सबसे पहले जो वाक्य में जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि ये जो वाक्य है वो किस टेंस का है। कैसे पता चला? तो ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, पता चला लास्ट में रही थी शब्द आ रहा है। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नोट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है। देखो अब राधिका इसमें सब्जेक्ट है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट है, पकाना इसमें वर्ब है और इसकी पहचान सूत्र के अनुसार लिख देंगे। मैंने कहा था सूत्र जिसको याद है वो इसका आराम से कर सकता है। सब्जेक्ट लिखो तो राधिका सब्जेक्ट लिखती, ये लो भाई राधिका लिखती। राधिका लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दो है, कौन कौन सी? एक तो वाज से वॉज ही बोलते, वर्ब दो। मैंने वॉज का प्रयोग बताया था। अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर बोले तो एक वचन, एस मतलब एक वचन, तो वाज। अगर आपकी सब्जेक्ट प्लूरल है, पी मतलब प्लूरल बहुवचन, तो आपका वर्ब। तो राधिका एक ही लड़की है, राधिका से एक ही लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए राधिका सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो राधिका वाज या वॉच, राधिका वॉच। इसके बाद मेनू की फर्स्ट फॉर्म तो पकाना कुक, राधिका वॉच कुक। साथ में कह रहा है कि आईएनजी भी लगाओ, तो कुक की आईएनजी लगाते बन जाएगा कुकिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट खाना फूड। इस प्रकार से ये बन रहा है कि राधिका खाना पका रही थी, तो राधिका वॉच कुकिंग फूड। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दी, सॉरी मैन की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग दी, हेल्पिंग बाद मैन की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये बन गया। ओके। जैसे एक और बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक एग्जांपल और देखो। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे, ये लो, हम क्रिकेट खेल रहे थे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये खेलना वर्ब है। ओके। खेलने का काम किया जा रहा है, जो काम होगा वही तो आपकी क्रिया वर्ब होगी। तो इसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो वी। अब वी हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, हम सब आ गए, इसलिए हम वाज का प्रयोग न करके वर का प्रयोग करेंगे। तो वी वर, मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्ले, साथ में आईएनजी लगाओ तो बन जाएगा प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट लिखो क्रिकेट। इस प्रकार से ये बन गया। ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया इतना, इस प्रकार से। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में आता है 2 नंबर पे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस देखो, 2 नंबर पे नेगेटिव सेंटेंस आता है, सेम का सेम ऐसा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कि जरा सा, बस नेगेटिव नाम आते ही हमें ये पता चल जाता है कि नोट का प्रयोग जरूर होगा।
और नोट का प्रयोग हमेशा 3 नंबर पे होगा। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य जिस वाक्य में नोट का प्रयोग होता है। ये फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग मेन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले अब हम नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। तो नेगेटिव आ गया तो 3 नंबर पे नोट लगा दो, सेम का सेम लिख दो, ऐसा का ऐसा उतार दो, बस नोट 3 नंबर पे लगा दो। तो सब्जेक्ट 1 नंबर हो गया, हेल्पिंग में 2 नंबर। अब यहां नोट लगा दो, प्लस नोट प्लस। इतना सा काम करना है, इतना सा काम करना है कि नोट प्लस मैंने की फर्स्ट फॉर्म 3 नंबर पे नोट लगा दिया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट मैंने की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आईएनजी, ऐसा कैसा है, सेम का सेम है, सिर्फ नोट लगाया है। इतना ही तो डिफरेंस है कि भाई नोट चेंज किया है। ऐसा कैसा, ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन गया। एग्जांपल देखो, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे, ये अफर्मेटिव का था क्योंकि इसमें नोट नहीं है। अगर हम ऐसे कर दूं कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गए कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इसका क्या बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वी लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख दिया ऐसा कैसा। अब कहा कि नोट 3 नंबर पे लगाओ, तो नोट लगाएंगे 3 नंबर पे नोट। और इसके बाद में कहा कि खेलना, वर्ब लिखो, वर्ब की मैंने की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले, साथ में आईएनजी लगाओ तो प्लेइंग। इसके बाद में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट। अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बस एक नोट का ही तो है कि 3 नंबर पे हमने ये लगा दिया नोट, और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बस इतना ही तो अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर थोड़ा ना दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा ना। नेगेटिव का नाम सुनते 3 नंबर पे नोट लगा दोगे और अफर्मेटिव वाला सूत्र ही लिख दोगे, कोई डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बन गए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। 3 नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य देखो ये फॉर्मूला है, ये नेगेटिव सेंटेंस का था, तो अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, मतलब कि नोट तो आएगा ही नहीं। नेगेटिव का है तो नोट तो आएगा, नेगेटिव नहीं है तो नोट तो नहीं आएगा। ये अफर्मेटिव का बन गया ना कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेरे फर्स्ट फॉर्म, ये पहले वाला बन गया वापस। अब मैं इस हेल्पिंग वर्ब को यहां पहले ले आऊं और इसको यहां ले आऊं तो इंट्रोगेटिव का बन जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वही मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम का सेम बन जाएगा ऐसा वैसा। अब इसमें देखो ये एग्जांपल था, इसमें सूत्र समझ में आ गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, नहीं मिटा दिया, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसकी ये इससे पहले मैं ये शब्द लगा दूं कि क्या, क्या शब्द लगा दूं कि क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब इंग्लिश बनाते समय भी इसमें चेंजिंग क्या आएगी, पहले वी था, वर था, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें ये मिटा देते हैं। इंग्लिश बनाएंगे इसका कि क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, सेम का सेम वही सेंटेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, इसमें प्रश्न मार्क चिन्ह जरूर लगाओगे। क्या हम क्रिकेट खेल रहे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वर, दोनों का साथ प्रयोग थोड़े ना करें, नहीं ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ प्रयोग करें, जबकि या तो वो जाएगी या वर आएगी।
तो वाज का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करेंगे, वर का प्रयोग प्लूरल के लिए करेंगे। अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर। तो वी हमारी सब्जेक्ट है, हम सब आ गए, तो इसके लिए वर आएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ वर, इसके बाद सब्जेक्ट वी लिख दिया। इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्ले, साथ में आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग बन गया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ये बन गया हमारा सेंटेंस कि वर वी प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ लिखना है। अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर। यहाँ प्लूरल है तो इसलिए ये आ गया कि वर वी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, आई एन जी प्लेइंग, इस प्रकार से वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसा कैसा है। अब हम चार एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे क्या राधा अंग्रेजी पढ़ा रही है? क्या राधा अंग्रेजी पढ़ा रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। क्या राधा अंग्रेजी पढ़ा रही थी? तो सबसे पहले देखो क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो राधा को देखेंगे, राधा कैसी सब्जेक्ट है? राधा इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो वाज, इसलिए बाद में सब्जेक्ट राधा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में राधा सब्जेक्ट और मैंने फर्स्ट फॉर्म पढ़ना टीच, साथ में आईएनजी लगा दो, पढ़ाना टीच, आईएनजी लगा दे टीचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो इंग्लिश। इस प्रकार से ये बन जाएगा कि वाज राधा टीचिंग इंग्लिश, क्या राधा अंग्रेजी पढ़ा रही थी। अब हमारा नंबर 4 पे आता है, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेगेटिव शब्द जुड़ा है, और जहां नेगेटिव जुड़ेगा वहां नोट का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं। देखो ये आपने देखा, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया ना, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये पढ़ लिया। नेगेटिव भी वैसे तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब नेगेटिव में भी अब दोनों को साथ पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को साथ पढ़ेंगे, मतलब प्रश्न भी पूछा जाएगा, नोट का प्रयोग होगा। तो ये फॉर्मूला है कि हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इंट्रोगेटिव का था। अब इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 नंबर पे नोट लगा देंगे, बस इतना सा चेंज करना है। कितना सा? 3 नंबर पे नोट लगाना है। तो 1 नंबर पर हेल्पिंग ऑफ, 2 नंबर पर सब्जेक्ट, यहाँ 3 नंबर पर नोट लगा देंगे। ऐसी कैसी सब्जेक्ट प्लस यहाँ नोट प्लस मेन और फर्स्ट फॉर्म ऐसे से आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये बन गया फॉर्मूला, बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कंप्लीट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस मेन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओनली 3 नंबर पे क्या लगाना पड़ा है, नोट, और सेम का सेम इंट्रोगेटिव है ना, सिर्फ 3 नंबर पे नोट लगाते तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते, क्या राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, या मैं ये नहीं लगा देता हूं, क्या राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी। अब देखो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस बन चुका है कि क्या राधा अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही थी, क्योंकि नई शब्द आ गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनाते समय हमें जरा सा ही चेंज करना है, सिर्फ 3 नंबर पे नोट लगाना है, सेम का सेम ऐसा कैसा आ जाएगा, सेम यही आएगा। जैसे वाज राधा टीचिंग इंग्लिश, ऐसा है ना। अब 3 नंबर पे नोट लगा दो, क्योंकि हेल्पिंग अब आ गई, सब्जेक्ट आ गई, नंबर 3 पे नोट लगा दो, यहाँ नोट लगा दो। टीचिंग में होगी फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ये यहाँ 3 नंबर पे हमने क्या लगाया है, नोट, और सेम का सेम बन गया है।
इस प्रकार से एक सेंटेंस हम 4 आराम से बना सकते हैं। देख लिया, सिर्फ इसमें एक नोट ही तो लगाया है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे क्या राधिका हिंदी नहीं बोलती थी? हिंदी नहीं बोलती थी। इस प्रकार से क्या राधिका हिंदी नहीं बोलती थी। देखो लास्ट क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं शब्द आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखो, राधिका कैसी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन, तो इसके लिए वॉज और वर्ब में से एक का प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग। सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, इसके बाद सब्जेक्ट राधिका आ गई। इसके बाद 3 नंबर पे नोट आ गया। मैंने कि फर्स्ट फॉर्म बोलना, स्पीक, आईएनजी लगा दो तो स्पीकिंग ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इस प्रकार से बनता है कि वॉज राधिका नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या राधिका हिंदी नहीं बोलती थी, सॉरी इंग्लिश नहीं हिंदी की बात आ रही है, कि क्या राधिका हिंदी नहीं बोलती, तो स्पीकिंग हिंदी, इंग्लिश की बात नहीं आ रही, हिंदी की बात आ रही कि वॉज राधिका नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से हमारा पास्ट सिंपल का सेकंड भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। ये पास्ट कंप्लीट हमने पढ़ लिया, हमारी सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी थर्ड क्लास है जी पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।